हेलो स्टूडेंट्स, मिशन 50 के करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। फिर से बेहतरीन करंट के साथ आज मैं फिर से उपस्थित हूँ। लगातार आप लोग जुड़ जाइए। सबको गुड इवनिंग, सबको शुभकामनाएं। और हमारा मकसद है बीपीएससी के 32 प्रश्न या 35 प्रश्न जो करंट अफेयर का आता है, 65वीं बीपीएससी सीडीपीओ, साथ में 3 अप्रैल को होने जा रहा है उत्तराखंड पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस 12 जून और 5 जून को संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा। हमारा टारगेट है ये सभी परीक्षाएं। तो आप लगातार सेशन से जुड़े रहें। मैं ज़्यादा तो प्रॉमिस नहीं करता, ज़्यादा वादा तो नहीं करता, लेकिन कोशिश कर रहा हूं उस तरीके से कि आपका 32 में से कम 30 प्रश्न हो जाए। 32 में 32 हो जाए, लेकिन कम से कम 30 प्रश्न 28 प्रश्न आपका 32 में हो जाए, ये हमारी कोशिश होगी। लेकिन हमारा कोशिश तब सफल होगा जब आप मेहनत करेंगे। आपके मेहनत के बिना हमारी कोशिश कभी सफल होने वाली नहीं है। अतः आप मेहनत करेंगे ऐसा हम आशा करते हैं। तो चलिए, सबको गुड इवनिंग, सबको शुभकामनाएं। चलिए भैया, जुड़ जाइए जल्दी से। संजना कुमारी, किरण कुमारी, काजल गुप्ता, ललिता कुमारी, राधा कुमारी, चंदा कुमारी। गर्ल्स ज़्यादा एक्टिव हैं, ज़्यादा जागरूक हैं पढ़ाई को लेकर के। बॉयज कम जुड़ रहे हैं भैया। मोहम्मद अब्दुल जी जुड़ गए हैं। उमा प्रियदर्शी, सबको शुभकामनाएं, सबको आशीर्वाद। काजल गुप्ता आशीर्वाद। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू काजल, थैंक यू, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। सब लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए। चलिए, तो आज का पहला करंट हम लोग देखते हैं, ज्यादा समय नहीं लगाते हैं। 20 फरवरी 2022 को दादा साहब फाल्के क्लियर है। तो दादा साहब फाल्के देखो, 20 फरवरी 2022 को दादा साहब फाल्के पुरस्कार की घोषणा की गई। इसके तहत साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन, देखो सामने पिक लगा है, कितना बेहतरीन पिक है। अल्लू अर्जुन की ब्लॉकबस्टर फिल्म का नाम है पुष्पा द राइज मूवी है। कौन नहीं जानता, आजकल सब जगह पुष्पा चल रहा है। पुष्पा है ना, पुष्पा समझ के फ्लावर समझे क्या, फायर है नहीं। तो भैया पुष्पा को क्या मिला है? पुष्पा को मिला है फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड। नोट कर लीजिए, दादा साहब फाल्के फाउंडेशन, दादा साहब फाल्के फाउंडेशन के द्वारा फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड ये दिया गया है अल्लू अर्जुन की मूवी पुष्पा द राइज मूवी को। और इसमें और भी पुरस्कार है। वहीं फिल्म 83, फिल्म का नाम ही है 83 के लिए रणबीर सिंह को मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड। और मिमी, फिल्म का नाम है मिमी, इसके लिए अभिनेत्री कृति सेनन को मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। और कैप्टन विक्रम बत्रा पर बने फिल्म, कैप्टन विक्रम बत्रा के ऊपर बनी फिल्म शेरशाह को मिला है बेस्ट फिल्म का अवार्ड। अगर आपसे पूछा जाए कि दादा साहब फाल्के फाउंडेशन के द्वारा अभी जो अवार्ड दिया गया, उसमें फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड पुष्पा द राइज को मिला है। इसके अलावा फिल्म 83 के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड, फिल्म 83 के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणबीर सिंह को दिया गया है। तथा फिल्म मिमी के लिए अभिनेत्री कृति सेनन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। कैप्टन विक्रम बत्रा पर आधारित एक फिल्म है शेरशाह, उसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। क्लियर है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? विक्रम बत्रा के ऊपर, कैप्टन, आर्मी के कैप्टन थे विक्रम बत्रा, उन पर बना हुआ फिल्म है। विक्रम बत्रा के ऊपर बनी हुई मूवी है। उस मूवी के लिए क्या मिला है मेरे भाई? उनको मिला है बेस्ट फिल्म का अवार्ड। बेस्ट फिल्म का अवार्ड जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए इसको, जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। सब लोग जल्दी से जुड़ जाओ, जल्दी से जुड़ जाओ, जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएं ताकि सबको फायदा मिल सके इसका, ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। इसके लिए जल्दी से जुड़ जाओ।
जल्दी से जुड़ जाओ मेरे भाई। चलिए, तो दादा साहब फाल्के फाउंडेशन में अल्लू अर्जुन की फिल्म को क्या मिला है? फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड। फिल्म 83 के लिए रणबीर सिंह बेस्ट एक्टर बने हैं। अब फिल्म मिमी के लिए कृति सेनन को मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। और कैप्टन विक्रम बत्रा पर आधारित शेर शाह मूवी को क्या मिला है? ये मिला है बेस्ट फिल्म का अवार्ड। इसके अलावा अगर बात करते हैं हम, इसके अलावा अगर बात करते हैं वेब सीरीज की, अगर आप वेब सीरीज की, आजकल वेब सीरीज काफी चल रहा है, अगर आप वेब सीरीज की बात करते हो तो वेब सीरीज में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? बिहार के अभिनेता मनोज बाजपेयी को वेब सीरीज में। टोटल में बेस्ट एक्टर कौन है? रणबीर सिंह। फिल्म 83 के लिए मिला है उनको। अब मिमी मूवी के लिए कृति सेनन को मिला है। लेकिन अगर बात करें किसके लिए? वेब सीरीज के लिए, तो वेब सीरीज में बेस्ट एक्टर कौन हुए हैं भैया? मनोज बाजपेयी। रियल में टैलेंटेड अभिनेता है, इग्नोर नहीं किया जा सकता। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है वेब सीरीज में? पुरानी अभिनेत्री, सबके दिलों की धड़कन रवीना टंडन को मिला है। रवीना टंडन को मिला है क्या भैया? बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। और मनोज बाजपेयी को मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड वेब सीरीज में। ध्यान रखो, वेब सीरीज में किसके तहत? दादा साहब फाल्के फाउंडेशन के तहत। इसके बाद अगर बात करें तो टेलीविजन सीरीज ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है अनुपमा को। टेलीविजन सीरीज ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? अनुपमा को। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड ये दिया गया है केन घोष को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड केन घोष। इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। टेलीग्राम चैनल है मिशन 50 का, मिशन IAS का, और रंजीत कुमार सिंह जो IAS है सर, उनका भी चैनल है। तीनों चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां इसका PDF आपको मिल जाएगा। इसका प्रिंट आउट निकलवा के बार बार इस चीज को पढ़ लो। पुष्पा मूवी का देखो सामने मैं पोस्टर दे दिया हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न हो। नेक्स्ट आते हैं, अगले करंट अफेयर की बात करते हैं। बीते जमाने की, गुजरे जमाने की महान अभिनेत्री जिनका नाम है आशा पारिख। आशा पारिख का नाम आपने सुना होगा। आशा पारिख जिनका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है। ये पुराने जमाने की अभिनेत्री हैं और इनको इस बार दिया गया है, आशा पारिख जी को दिया गया है फिल्मों में, फिल्म उद्योग में, फिल्म इंडस्ट्री में उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको सम्मानित किया गया है बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म अवार्ड। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म अवार्ड किसको दिया गया है? आशा पारिख। आशा पारिख जी को बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म फीचर फिल्म अवार्ड किसको मिला है? बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म अवार्ड ये दिया गया है आशा पारिख को। आशा पारिख आप पहचानते होंगे, दोनों चित्र दे दिया हूं, पुराना नया दोनों, जिसे आप पहचान लीजिए। महान अभिनेत्री रही हैं। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। अगला पॉइंट है लीड से। लीड का संबंध है ग्रीन बिल्डिंग से। किससे संबंध है भैया? ग्रीन बिल्डिंग। ग्रीन बिल्डिंग का मतलब होता है कि ऐसी बिल्डिंग जिससे पर्यावरण को ध्यान में रखकर बनाया गया है, उस बिल्डिंग को क्या बोलते हैं? ग्रीन बिल्डिंग। ऐसा बिल्डिंग जिसका निर्माण कंप्लीटली निर्माण किया गया है एनवायरमेंट को ध्यान में रखकर, उसे ग्रीन बिल्डिंग कहते हैं। तो लीड के ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक सूची में भारत तीसरे स्थान पर रहा। यानी कि इसका एक लिस्ट जारी किया गया, पूरे दुनिया में ग्रीन बिल्डिंग के निर्माण का लिस्ट जारी किया गया। किसके द्वारा? संस्था का नाम है लीड। इसके द्वारा ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का क्या जारी किया गया? लिस्ट। इस लिस्ट में भारत कितने स्थान पर रहा? तीसरे स्थान पर रहा। तीसरे स्थान पर, दूसरे स्थान पर रहा कनाडा, और कनाडा दूसरे स्थान पर रहा, सॉरी दूसरे स्थान पर रहा, एक सेकंड, सॉरी पहले, तीसरे स्थान पर भारत और पहले स्थान पर कौन रहा? चीन, और दूसरे स्थान पे कनाडा। यानी लीड की सूची में अगर बात करें तो पहले स्थान पे कौन है? चीन है। लीड की सूची की बात करें तो पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर कनाडा है, और तीसरे स्थान पे कौन रहा? भारत। तीसरे स्थान पे कौन रहा? भारत। नोट कर लीजिए, लीड की सूची में, लीड ग्रीन बिल्डिंग इंडेक्स, लीड के ग्रीन बिल्डिंग इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर रहा, दूसरे स्थान पर कौन रहा? कनाडा, और पहले स्थान पर कौन रहा? चीन रहा। आगे बात करते हैं, अमेरिका इस सूची में शामिल नहीं है।
अमेरिका को इस सूची में स्थान नहीं दिया गया है। लेकिन लीड के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बना हुआ है, यानी कि अमेरिका ग्रीन बिल्डिंग के इस सूची में शामिल नहीं है, लेकिन ग्रीन बिल्डिंग के निर्माण में अमेरिका सबसे बड़ा बाजार बना हुआ है। नेक्स्ट आइए, यानी पूछा जाए लीड के ग्रीन बिल्डिंग, देखिए सामने में मैंने चित्र भी दे दिया है। लीड के ग्रीन बिल्डिंग ऐसा बिल्डिंग जो पर्यावरण के हिसाब से बनाया गया है उसे ग्रीन बिल्डिंग कहते हैं। उसके लिस्ट में चीन का पहला स्थान, भूलना मत, कल फिर से पूछेंगे। चीन का पहला स्थान, दूसरा स्थान कनाडा का और तीसरा भारत का। इस हफ्ते हो सकता है कि टेस्ट आपका ले लें हम, इस हफ्ते करंट अफेयर का एक एमसीक्यू टेस्ट आपका ले लें। अभी तक जितना कराया हूं उसका मैं एक टेस्ट ले लूं, किसी एक टेस्ट से नहीं, सभी टेस्ट से क्वेश्चन होंगे, आपको पूरा रिवाइज कर जाना है। जो टॉप करेगा उसे एक गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा, ऑनलाइन माध्यम से भी दिया जा सकता है, इसलिए आप लोग पूरी तैयार रहिए। सारा का सारा पीडीएफ निकाल लो, आपसे प्रश्न हम पूछेंगे। एमसीक्यू 150 पूरा करंट अफेयर का क्वेश्चन होगा, 150 एमसीक्यू। तैयार रहिए उस सीरीज के लिए। तो सब लोग जुड़ जाइए, लगातार जुड़ जाइए सेशन के साथ। सामने बिल गेट्स का चित्र दिख रहा है। बिल गेट्स, अभी हाल ही में बिल गेट्स कहां गए थे? पाकिस्तान। हाल ही में बिल गेट्स कहां गए थे? पाकिस्तान। पहली बार गए हैं पाकिस्तान। बिल गेट्स पहली बार पाकिस्तान गए। उन्हें पाकिस्तान ने दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान हिलाल पाकिस्तान, हिलाल ए पाकिस्तान, अलग अलग बोलना है, हिलाल ए पाकिस्तान, हिलाल पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है। पहला सबसे बड़ा अवार्ड निशान ए पाकिस्तान और दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड हिलाल ए पाकिस्तान। तो बिल गेट्स से पैसा ठगना है पाकिस्तान को, तो क्या किया है? उसको सम्मानित कर दिया। पहली बार गए हैं बिल गेट्स पाकिस्तान, उन्हें हिलाल पाकिस्तान दिया गया है। और हाल ही में बिल गेट्स ने किताब लिखी है, बिल गेट्स ने किताब लिखी है जिसका नाम है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। हाउ टू प्रिवेंट, कैसे रोका जाए अगले पेंडेमिक को, अगले महामारी को कैसे रोका जाए। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? अगले महामारी को कैसे रोका जाए। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। ये किताब किसने लिखा है? बिल गेट्स। देखो सामने में इस किताब का चित्र मैंने दे दिया है, हाउ टू प्रोटेक्ट या प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। ये बिल गेट्स की किताब का नाम है। सामने में बिल गेट्स इसको लेकर खड़े हैं। भूलना मत, फिगर देने का एकमात्र मकसद है, चित्र देने का एकमात्र मकसद होता है कि आपको समझा दिया जाए, दिमाग में बिठा दिया जाए। हमारी कोशिश है कि हर तरीके से, एनिमेटेड तरीके से, जैसे भी हो, हमको जितना पसीना बहाना पड़े बहाएंगे, लेकिन हम आपके दिमाग में चीजों को बिठाएंगे ताकि आप एग्जाम में बिल्कुल करंट अफेयर की तरफ से आप हल्का महसूस करें। तो भैया बिल गेट्स ने किताब लिखी हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, और इनको हिलाल पाकिस्तान दिया गया है। ये माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं, अमेरिका की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, जिसने विंडो और डॉस नाम के सिस्टम को डेवलप किया था। उस कंपनी के मालिक कौन है भैया? माइक्रोसॉफ्ट। और माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष कौन है? भारत के सत्या नडेला। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ थे, पहले सीईओ थे, अब कौन बन गए? अध्यक्ष। माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष कौन है? सत्या नडेला। और माइक्रोसॉफ्ट के मालिक कौन है भैया? उसके संस्थापक कौन है? बिल गेट्स। सत्या नडेला उसके अध्यक्ष हैं। किसके अध्यक्ष है भैया? तो माइक्रोसॉफ्ट के। पहले माइक्रोसॉफ्ट के क्या थे? सीईओ। अब उनको क्या बना दिया गया है? अध्यक्ष। किनको बना दिया गया है? सत्या नडेला को। और सुंदर पिचाई किसके हैं भैया? सीईओ गूगल के। गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। और माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष कौन है? सत्या नडेला। ये दोनों भारतीय हैं। तो भैया भारत के लोग उसको कम मत आंकिए। भारत दुनिया में आज भी अगर भारत चाह ले तो दुनिया में टॉप स्थान हासिल कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट भैया, अपने डेब्यू पारी में, एक मिनट, इनका नाम है धूले। एक सेकंड रुक जाइए, आप लिख लीजिए, इनका नाम है धूले। डिलीट हो गया है या नेक्स्ट में शामिल होगा? एक सेकंड रुकिएगा, धूले नाम है इनको। एक सेकंड रुकिए, कोई बात नहीं, इनका नाम आप नोट कर लीजिए, धूले। इस क्रिकेटर का नाम क्या है? धूले। इसने अपने डेब्यू मैच में ही दोनों पारियों में शतक बनाने वाले तीसरे भारतीय क्रिकेटर बन गए। डेब्यू मैच में, डेब्यू मतलब जहां पर मैच में पदार्पण, जिस मैच में खिलाड़ी पदार्पण करता है उसे डेब्यू मैच कहते हैं। तो अपने डेब्यू मैच में ही धूले नाम का क्रिकेटर है, सामने देख लीजिए इनका फोटो।
इसने अपने डेब्यू मैच में ही दोनों पारियों में शतक बनाने वाले तीसरे भारतीय बन गए। इससे पहले डेब्यू मैच में शतक किसने बनाया था? नारी कॉन्ट्रैक्टर, एक क्रिकेटर का नाम है, नारी कॉन्ट्रैक्टर और विराट आवटी, ये दो खिलाड़ी थे जो अपने डेब्यू मैच में ही क्या बनाए थे? सेंचुरी बनाए थे। तो डेब्यू मैच में सेंचुरी बनाने वाला जो व्यक्ति धूले, इसने क्या किया है भाई? डेब्यू मैच में सेंचुरी बनाने वाला पहला व्यक्ति बन गया है, तीसरा व्यक्ति बन गया है। इससे पहले नारी कॉन्ट्रैक्टर और विराट आवटी, इनको क्या बनाया गया था भैया? ये दोनों ने क्या बनाया था? अपने डेब्यू मैच में सेंचुरी बनाया था। और तीसरे व्यक्ति कौन बन गया है? धूले, जिसने क्या किया है भाई? जिसने क्या किया है? डेब्यू मैच में ही सेंचुरी बनाया है। नेक्स्ट आइए, अंतरराष्ट्रीय, ध्यान से देखते रहिए, सेशन को शेयर कर दीजिए। देखो मेरे भाई, सेशन को शेयर करना जरूरी है, तभी अधिक लोग इसका लाभ उठा पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लो। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। 21 फरवरी, कल ही तो था 21 फरवरी। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। इसका थीम रखा गया है अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का थीम 21 फरवरी को मनाया गया है। इसका थीम रखा गया है यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी। लिख लीजिए, इस साल के 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं। इसका थीम क्या रखा गया है? नोट कर लीजिए, यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी। ये क्या है भैया? अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की क्या है? थीम है। इसे यूनेस्को ने 1999 में इस दिवस को मनाने का फैसला किया था और 2002 से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिवस को क्या दी गई? मान्यता दी गई। यानी पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब से मना रहे हैं? 2002 से। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब से मनाया जा रहा है? 2002 से। इसको मनाने का फैसला किसने किया था? यूनेस्को ने। मनाने का फैसला किसने किया? यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर फ्रांस के राजधानी पेरिस में है। पेरिस सीन नदी के किनारे है। तो यूनेस्को के द्वारा 1999 में फैसला किया गया था कि 21 फरवरी को क्या मनाएंगे? अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाएंगे। लेकिन घोषणा हुआ, लेकिन उसे मान्यता जनरल असेंबली ने कब दिया? यूएनओ के जनरल असेंबली ने उसे मान्यता कब दिया? 2002 में। तो 2002 से अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मना रहे हैं। इस बार की थीम क्या थी भैया? यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी। इस बार का क्या है? इस बार की थीम है। चलिए नेक्स्ट करंट पे आते हैं हम लोग। अगला करंट अफेयर है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए। इस तरह के प्रश्न बीपीएससी और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में खूब आता है। 22 से 28 फरवरी के बीच मनाया जाएगा, आज से शुरू हुआ है। 22 से 28 फरवरी के बीच मनाया जाएगा विज्ञान सर्वत्र पूज्यते नामक सप्ताह। विज्ञान सर्वत्र पूज्यते, विज्ञान की पूजा हर जगह होती है। इसके लिए एक सप्ताह मनाया जा रहा है। वो सप्ताह कितने से कितने तारीख के बीच मनाया जाएगा? 22 से 28 फरवरी। एक्चुअली पूछता क्या है? विज्ञान सर्वत्र पूज्यते। इस सप्ताह का आयोजन कब से कब के बीच किया गया? तो ऑप्शन दे देगा 1 जनवरी से 7 जनवरी, 15 जनवरी से 23 जनवरी, ऐसे ऑप्शन दे देगा 4-5। आपसे पूछेगा कि कब से कब तक मनाया गया? 22 फरवरी से 28 फरवरी के बीच, आज से शुरू होगा और 28 फरवरी तक चलेगा, यानी फरवरी के अंतिम दिन तक चलेगा विज्ञान सर्वत्र पूज्यते सप्ताह। इसका आयोजन पूरे देश में कितने स्थानों पर किया जाएगा? 75 स्थानों पर। इस सप्ताह को कितने स्थानों पर मनाया जाएगा? 75 स्थानों पर एक साथ आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का आयोजन विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाएगा। इसे 4 विषय वस्तु के अंतर्गत सामूहिक किया गया है। मतलब इसे मनाया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, DOBT, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा इस सप्ताह को मनाया जा रहा है। कितने स्थानों पर? 75 स्थानों पर। कब से कब मनाया जाएगा? 22 से 28। इतने याद रखो। विज्ञान सर्वत्र पूज्यते सप्ताह कब मनाया गया? 22 से 28 फरवरी। कौन मनाया? तो विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसने मनाया है। कितने स्थानों पर? 75 स्थानों पर। इसमें कितने विषयों पर बातचीत की गई है? 4 विषयों पर। कितने विषय पर बातचीत हुई है? 4 विषयों पर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? देखो, विज्ञान सर्वत्र पूज्यते का पोस्टर देख लीजिए आप। यही विज्ञान सर्वत्र पूज्यता का पोस्टर है।
नेशनल साइंस वीक फेस्टिवल 22 टू 28 फरवरी 2022 की हाइलाइट्स सामने में देखिए, इसके हाइलाइट्स के बारे में दिया है, क्या क्या इसके अंतर्गत होगा। इसका प्रिंट आउट आप निकाल लेंगे, प्रिंट आउट निकालेंगे, ग्रुप से जुड़ जाइए, टेलीग्राम व्हाट्सएप जहां जहां ग्रुप्स हैं मिशन 50 के, उससे आप जुड़ जाएं, ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप ग्रुप तो नहीं, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जाता, ये टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप जुड़ने का फायदा भी नहीं है, तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहां सारा मटेरियल, हम लोग कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल भी होता तो आपके लिए शेयर करते हैं, इसलिए आप उससे जुड़ना ना भूलें, उससे जरूर जुड़ जाएं। और मिशन 50 IAS और रंजीत कुमार सिंह IAS सर हैं। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें और 10-20 लोगों को शेयर कर दें। बहुत बेहतरीन करेंट। आगे चलिए, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया है? 20 फरवरी को। 20 फरवरी को मनाया गया विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया। सामाजिक एकीकरण के लिए पूर्ण रोजगार, सामाजिक एकीकरण के लिए क्या चाहिए? पूरा रोजगार चाहिए और समर्थन चाहिए। इसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मनाया जाता है। पहली बार इसे 2009 में मनाया गया था। नोट कर लीजिए, विश्व सामाजिक न्याय दिवस पहली बार कब मनाया गया था? विश्व सामाजिक न्याय दिवस ये पहली बार कब मनाया गया था मेरे भाई? 2009 में। सामाजिक एकीकरण के लिए, पूर्ण रोजगार प्राप्ति के लिए और उनको समर्थन देने के लिए। सामाजिक न्याय का मतलब महिला और पुरुष में कोई भेद नहीं होना चाहिए, किसी के बीच धर्म के आधार पर भेद नहीं होना चाहिए, किसी के बीच जाति के आधार पर भेद नहीं होना चाहिए। इसी को बोलते सोशल जस्टिस, इसी को बोलते सामाजिक न्याय। ये हमारे संविधान के प्रस्तावना में भी है। हमारे संविधान के प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की चर्चा प्रियम्बल में है, प्रस्तावना में है, और इसे लिया गया था रूस के संविधान से। रूस के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना में क्वेश्चन आ सकता है कि प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की जो चर्चा है ये कहां से ली गई है? रूस के संविधान से ली गई है। और सामाजिक न्याय का मतलब समाज में जाति, धर्म और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसी को बोलते हैं सामाजिक न्याय। तो सामाजिक न्याय के लिए विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाते हैं? 20 फरवरी को। और ये कब से मनाया जा रहा है? 2009 से। बिल्कुल फॉर्म में आ जाओ, इतना पढ़ो इस 2 महीने में कि भैया एग्जाम दे के आओ और कह दो कि मेरा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा, ऐसा घोषणा होना चाहिए। पीटी देकर आओ तो बोल दो कि अगर मेरा नहीं हुआ तो किसी का नहीं होगा, इतना स्कोर कर दो। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? लोग चांद पे जा रहे हैं एक पैर से, और अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई एक पैर से। पैर कटा हुआ था। एक लड़की, लड़का नहीं, लड़की, जिस एक तो लड़की, हमारे देश में लड़की होना भी एक तरह का ताना वाली बात होती है। लड़की होकर एक पैर कटा हुआ माउंट एवरेस्ट पे चढ़ सकती है, तो हम बीपीएससी एग्जाम को फतह क्यों नहीं कर सकते? आंख लाल हो जाएगा, पढ़ते रहेंगे, इतना पढ़ेंगे कि 30 अप्रैल के बाद स्थिति को बदल देंगे। तस्वीर बदलेगी, सूरत बदलेगी, आसमां बदलेगा, जमी बदलेगी। लगातार लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। चलो नेक्स्ट आते हैं। बीजिंग ओलंपिक में फर्स्ट पर कल भी मैंने बताया था, कल के क्लास में मैंने बताया था, केवल नॉर्वे की चर्चा की थी। फर्स्ट रैंक नॉर्वे की है। इसने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं भैया? कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? कितने गोल्ड जीते हैं? 16। अभी तक का सबसे हाईएस्ट गोल्ड मेडल है बीजिंग, यानी कि विंटर ओलंपिक में इतने, इससे ज्यादा गोल्ड अभी तक किसी ने नहीं जीता। ये रिकॉर्ड बना दिया है, नॉर्वे ने इस बार रिकॉर्ड बनाया है। तो भैया बीजिंग ओलंपिक में फर्स्ट पे कौन रहे? नॉर्वे। दूसरे स्थान पर रहा जर्मनी, नोट कर लो। तीसरे स्थान पर रहा चीन। जहां हो रहा था मैच वो तीसरे स्थान पर रहा, और जहां मैच हो रहा था पहले स्थान पर रहा तीसरा। पहले स्थान पर नॉर्वे, दूसरे स्थान पर जर्मनी और तीसरे स्थान पर चीन। और आपको मैंने बताया था कि भारत ने ओलंपिक का बहिष्कार किया है। भारत ने विंटर ओलंपिक बीजिंग का क्या किया है? बहिष्कार, राजनीतिक बहिष्कार, कि हम उसमें भाग नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि जो हमारे सैनिक गलवान घाटी में, चीन के सैनिक, आपने सुना होगा कि कश्मीर में, लद्दाख में एक नदी है गलवान नदी। गलवान नदी में हमारे सैनिकों को चीन के सैनिकों ने मारा था, और उसमें मारने वाला एक सैनिक जो था, चीन का एक सैनिक जिसने हमला किया था, उसी को चीन क्या किया था? इस ओलंपिक में क्या बनाया था? गेस्ट। इस ओलंपिक में उसे मसाल दे दिया था। भारत ने कहा कि जिस सैनिक ने मेरे सैनिक पर हमला किया उसे आपने मसाल दे दिया, ओलंपिक का मसाल, हम पार्ट नहीं लेंगे। इसका मतलब अब भारतीय सैनिक पर जो हमला हुआ इसका समर्थन करते हैं। तो चीन में बीजिंग ओलंपिक का भारत ने क्या किया? पॉलिटिकल उसका क्या किया? बहिष्कार किया, बायकॉट किया। क्यों?
क्यों किया पॉलिटिकल बायकॉट? उसका कारण था कि गलवान घाटी में भारतीय सैनिक पर जिस अधिकारी ने, चीन के जिस अधिकारी ने हमला किया या करवाया, उसे दे दिया बैटन रिले। चीन के बीजिंग ओलंपिक में चीन ने जानबूझकर, इसलिए भारत ने ही नहीं, अमेरिका ने, ऑस्ट्रेलिया ने, कई देशों ने क्या किया? चीन का राजनीतिक बहिष्कार किया। हालांकि भारत के खिलाड़ी थे जिनका नाम था आरिफ खान। बीजिंग ओलंपिक में, याद रखिए, बीजिंग विंटर ओलंपिक में इंडिया का मात्र एक खिलाड़ी भाग लिया था, आरिफ खान। इंडिया का क्वेश्चन आ जाए कि विंटर ओलंपिक में इंडिया ने तो बहिष्कार किया, तो इंडिया की तरफ से कितने खिलाड़ी ने भाग लिया? आरिफ खान, जो कि भाग तो लिए पर कोई अवार्ड या कोई पदक नहीं जीत पाए। यानी बीजिंग ओलंपिक में इंडिया की तरफ से कितने खिलाड़ी ने भाग लिया? कितने खिलाड़ी ने भाग लिया? एक खिलाड़ी, उसका नाम था आरिफ खान। इंडिया ने बहिष्कार किया, लेकिन एक प्रतीकात्मक रूप से एक आदमी को भेज दिया कि जाओ भैया खेल करके आओ। गए तो आरिफ खान, लेकिन मेडल नहीं जीत पाए। यानी कि इंडिया को कोई मेडल नहीं मिला बीजिंग ओलंपिक में। एक व्यक्ति जो आरिफ खान गए थे वो भी खाली हाथ लौटे। लेकिन अगर टॉप की बात करें तो फर्स्ट रैंक रहा नॉर्वे का, सेकंड स्थान रहा जर्मनी का और तीसरा स्थान रहा चीन का। और अभी तक में रिकॉर्ड किसने बनाया? नॉर्वे ने 16 गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। नोट कर लीजिए भैया, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाए कि भारत की तरफ से कौन गया? आरिफ खान, एकमात्र खिलाड़ी आरिफ खान, लेकिन वो भी मेडल नहीं जीत पाए। तो क्यों भारत ने बहिष्कार किया? ये मैं 10 दिन पहले के करंट में बताया था। इसीलिए मैं कहता हूं सारे लड़के जितने जुड़ रहे हो, पुराने पीडीएफ का रिवीजन करना जरूरी है। चलो, ट्रंप साहब हमेशा चर्चा में रहते हैं, भले ही सत्ता में हो या ना हो। कुछ लोग बादशाह तो हमेशा रहते हैं, सत्ता में रहने से नहीं होता। किसी को सत्ता पे बिठाने से बादशाह नहीं बन जाता, बादशाह तो इंसान दिल से होता है। ट्रंप साहब हमेशा बादशाह रहेंगे। भैया, भारत के साथ बेहतर रिलेशन में इनका बड़ा योगदान है। भारत के रिलेशंस को ऊंचाई तक पहुंचाने में ट्रंप का बड़ा योगदान है। क्यों? क्योंकि पहला ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने पाकिस्तान को आईना दिखाया। पाकिस्तान, अभी तक जितने राष्ट्रपति हुए पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे ज्यादा, पहले राष्ट्रपति थे जो पाकिस्तान का हुक्का पानी को बंद किया था, वो थे ट्रंप। भारत को सहयोग करने वाले, कंप्लीट सहयोग करने वाले ट्रंप थे। उससे पहले ओबामा जी जो थे, ओबामा तक के लोग क्या किए? पाकिस्तान भारत दोनों तरफ मिले रहते थे। पहले राष्ट्रपति जिन्होंने कंप्लीटली बैन कर दिया पाकिस्तान को, तब जाके पाकिस्तान चीन का हाथ पकड़ा है। ये ट्रंप साहब को सैल्यूट है भैया। बाकी अपने देश में इनकी जो छवि रहे मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। अभी इनको ट्विटर और फेसबुक ने क्या कर दिया है? डिलीट कर दिया है। इनका नाम डिलीट, यानी कि अभी खोलेंगे ट्विटर और फेसबुक तो इनका नाम अवेलेबल नहीं करेगा। इन अपना अकाउंट बना सकते हैं, ब्लॉक कर दिया है। ट्विटर कंपनी ने इनको ब्लॉक कर दिया, फेसबुक को ब्लॉक कर दिया। तो बहादुर आदमी बोले कि रुको बेटा, तो हमको ब्लॉक किया हो ना, हम अपना बनाएंगे। तो ट्रूथ सोशल नाम का एक क्या बनाए हैं? प्लेटफॉर्म। फेसबुक जैसा प्लेटफॉर्म बना दिए कि लो, हम तुम्हारे बराबर कंपनी खड़ा कर देंगे, ब्लॉक कितना करोगे तुम हमको? तो ट्रूथ सोशल नामक एप्पल के ऐप स्टोर पर यह जारी हुआ है। एप्पल के एप्लीकेशन स्टोर जो है, जैसे होता है प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर, वैसे ही एप्पल का भी प्ले स्टोर है, उस पर इनका एप्लीकेशन जारी हुआ है। यदि ट्रंप साहब का एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो कहां जाना पड़ेगा? एप्पल के प्ले स्टोर पर जाना पड़ेगा। मतलब बैन करोगे, तुम बैन करोगे, रुको हम अपना एप्लीकेशन बना लेते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं, डरते ही नहीं है। बैन करना है कर दो बैन, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे भरोसे थोड़े ना है। तो लिख लो भैया, सोशल, ट्रूथ सोशल नाम है इनका एप्लीकेशन का, जो कहां से इंस्टॉल होगा? एप्पल के प्ले स्टोर से इंस्टॉल होगा। नोट कर लीजिए, इनको ट्विटर ने बैन कर दिया है। एक बांग्लादेश की एक प्राचीन भाषा है, बांग्लादेश की एक ऐतिहासिक प्राचीन भाषा है जिसका नाम है अमेर एकुसी। अमेर एकुसी एक भाषा है, प्राचीन भाषा अमेर एकुसी। हमको भी समझ में नहीं आ रहा है, ये बांग्लादेश की भाषा है, अमेर एकुसी। क्लियर है? बांग्लादेश के ऐतिहासिक भाषा दिवस, बांग्लादेश ने क्या मनाया है? भाषा दिवस मनाया है, ऐतिहासिक भाषा दिवस। किस भाषा को लेकर? आमेर एकुसी। नोट कर लीजिएगा, आमेर एकुसी, जो बांग्लादेश की प्राचीन भाषा में आता है। हालांकि बांग्लादेश की सर्वमान्य भाषा बांग्ला है। बांग्लादेश में क्या बोला जाता है? बांग्ला बोला जाता है, लेकिन वहां की प्राचीन भाषा है आमेर एकुसी, जिसके नाम पर ऐतिहासिक भाषा दिवस कौन मनाया है? बांग्लादेश। और एक चीज और जो आपसे मैं पूछ रहा हूं, अभी हाल ही में बांग्लादेश और भारत के बीच फ्रेंडशिप सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है?
कल मैंने पढ़ाया था कि भारत और बांग्लादेश के बीच फ्रेंडशिप समिट एक किया गया है। कहां पर, भारत के किस राज्य में और कहां किया गया है, जिसमें बताया था बांग्लादेश के जो विदेश राज्य मंत्री थे उन्होंने कहा था कि रोहिंग्या सबके लिए संकट है, भारत के लिए भी और बांग्लादेश के लिए भी। कहां पर हुआ है जल्दी बताओ, भारत और बांग्लादेश के बीच। चलिए सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए, सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए, सेशन को शेयर कर दीजिए, सेशन को जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप आपके हैं। देखिए ये मुझे बोलना ना पड़े, आपका गुरुजी लगातार आपके साथ जुड़े हैं, तो ये समझ लीजिए कि जुड़ा रहूंगा। ये प्रॉमिस किया हूं तो पीछे हटने वाला नहीं हूं, वादा है तो वादा निभाएंगे। तो मेरे भाई सेशन को शेयर कर दो ताकि आपके जितने भी मित्र हैं, झोपड़ी से लेकर महल तक, जिसने सपना देखा है ट्रिपल स्टार का, उसका सपना पूरा हो जाए, उसका सपना पूरा हो जाए डीएसपी एसडीएम बनने का। मेरे भाई सेशन को शेयर कर दीजिए सभी लोगों तक ताकि अधिक से अधिक लोगों तक बात पहुंचे। तो आमेर एकूसी नोट कर लिए, बांग्लादेश और भारत का फ्रेंडशिप समिट हुआ है शिमला में, खोज लीजिए, नहीं मिलेगा क्योंकि पढ़ते लिखते तो है नहीं। पढ़ना लिखना हो तब ना भैया, मेहनत करिए, मेहनत के बिना कुछ नहीं होने वाला है। इतना टाइम लग गया जवाब देने में, बहुत दुखी हूं। आप लोग से आशा ऐसी नहीं है, मैं बार बार बोलता हूं कि प्रिंट आउट निकलवा लो, 10 रुपए लगेंगे, 20 रुपए लगेंगे, और उसको पेन से रंगीन करके इतनी बार पढ़ो कि आग लग जाए। आग लगा दो जहां बैठो वहां। चलो भैया मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो। जम्मू कश्मीर में मेडिकल की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए क्या शुरू हुआ भैया, सुपर 50 कोचिंग शुरू किया गया है। किसने शुरू किया है, इंडियन आर्मी, भारतीय सेना इनिशिएटिव लेते हुए अपनी तरफ से कोचिंग चला रहा है। जम्मू कश्मीर के जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनके बच्चों के लिए मेडिकल की तैयारी के लिए भारतीय सेना के द्वारा, नोट कर लीजिए क्या चलाया जा रहा है, सुपर 50 कोचिंग। देखिए सामने सुपर 50 का चित्र, बेहतर इनिशिएटिव। जम्मू कश्मीर के युवा जो कभी पत्थर लेकर घूमते थे, 500 रुपए में पत्थर फेंकते थे, उन युवाओं के हाथ में कलम आ जाए। जिस दिन आपके हाथ में कलम आ जाएगा, आपके समाज, आपके परिवार, आपके राज्य, आपके देश की तस्वीर बदल जाएगी। हथियार दूर, कंकड़ पत्थर दूर, हाथ में कलम, कलम ही तस्वीर बदल सकती है दुनिया की। इसके अलावा और किसी में ऐसी ताकत नहीं है जो दुनिया की तस्वीर बदल दे। तो कश्मीर की तस्वीर तब बदलेगी जब वहां के युवा मुख्य धारा में आएगा, सिविल सर्विसेज की तैयारी करेगा, मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करेगा। ये कोशिश बहुत बेहतरीन है, सेना को सैल्यूट है इसके लिए। तो सेना ने सुपर 50 कार्यक्रम की शुरुआत की है मेडिकल की तैयारी करने के लिए जम्मू कश्मीर में। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, सुपर 50। बेहतर कलम से तस्वीर बदले जाएगी, तलवार से, बंदूक से कभी तस्वीर नहीं बदलती, विनाश होता है। तस्वीर बिगड़ती है, बनती तो कलम से है। तो कलम पकड़ाओ, यदि आप कहीं शांति चाहते हो तो उनके हाथ में कलम दे दो। चलो भैया, पूर्व मध्य रेल क्षेत्र में अब ट्रेनों के आपस में टकराने से बचाने के लिए पूर्व मध्य रेल ने ईस्ट मिडिल या ईस्ट सेंट्रल रेलवे ईसीआर ने अब ट्रेनों को आपस में टकराने से बचाने के लिए कवच नाम की सुरक्षा प्रणाली विकसित की है। नोट कर लीजिए, कवच सुरक्षा प्रणाली। क्वेश्चन आएगा कि ट्रेनों को टकराव से बचाने के लिए कवच सुरक्षा प्रणाली किसने विकसित की है मेरे भाई? तो पूर्व मध्य रेल, ईसीआर, ईस्ट सेंट्रल रेलवे के द्वारा कवच नाम की सुरक्षा प्रणाली, कवच सिक्योरिटी सिस्टम किसने डेवलप किया? ईस्ट सेंट्रल रेलवे, पूर्व मध्य रेल। और आप बताओ पूर्व मध्य रेल का हेडक्वार्टर कहां है? भारत में कितने रेलवे जोन है? भारत में टोटल कितने रेलवे जोन है पहले तो ये बताओ। कुल रेलवे के जोनों की संख्या 18 है। भारत में रेलवे जोन कितने हैं भैया? 18। तो बताओ पूर्व मध्य रेल का जोन कहां है भैया? पूर्व मध्य रेल का जल्दी से जोन बताओ। और सभी लोग सेशन को शेयर कर दो। हाजीपुर, बिल्कुल सही, पूर्व मध्य रेल, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, बिहार के हाजीपुर, बिहार के भैया हाजीपुर में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। टोटल 18, बिल्कुल सही आपने कहा, 18 जोन है। तो कवच नाम का सब प्रणाली, सुरक्षा प्रणाली टकराव से बचाने के लिए किया गया है। और बिहार से जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण खबर देख लीजिए भाई, बिहार के उद्योग से संबंधित जो समिति है, बिहार में
उद्योग से संबंधित जो समिति है उसने टेक्सटाइल अपैरल क्लस्टर मुजफ्फरपुर को मान्यता दिया है। इसके अलावा लेदर गुड्स क्लस्टर सुपौल को, मखाना क्लस्टर लोदीपुर के साबौर में और सैनिटरी पैड क्लस्टर पटना सिटी में, एलईडी बल्ब एवं स्टील फर्नीचर क्लस्टर पटना में। क्लियर है भैया? क्लस्टर कहाँ भैया? पटना में, पटना सिटी में। देखो भैया नोट कर लो इसको, पूछा जाएगा कि बिहार की जो उद्योग समिति है, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बिहार की उद्योग समिति ने एलईडी बल्ब एवं स्टील फर्नीचर क्लस्टर कहां पर बनाया है? टेक्सटाइल अपैरल क्लस्टर कहां पर? तो मुजफ्फरपुर में। टेक्सटाइल अपैरल क्लस्टर मुजफ्फरपुर में। लेदर गुड्स चमड़े का बना हुआ सामान के लिए क्लस्टर सुपौल में। मखाना क्लस्टर साबौर में। नोट कर लीजिए, किसके द्वारा? उद्योग से संबंधित बिहार की समिति ने किसको मान्यता दिया है भैया? टेक्सटाइल अपैरल क्लस्टर मुजफ्फरपुर। ये पूछा जाएगा, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, दे देगा एक तरफ टेक्सटाइल अपैरल क्लस्टर, लेदर गुड्स क्लस्टर, मखाना क्लस्टर, इधर दे देगा मिलाने के लिए मुजफ्फरपुर, साबौर और सुपौल। मिलाइए कौन कहां पर है। क्लियर है? तो नोट कर लो, याद कर लो। टेक्सटाइल वाला, कपड़ा वाला मुजफ्फरपुर में, लेदर वाला सुपौल में, मखाना वाला साबौर में। मखाना वाला साबौर, मखाना साबौर और चमड़ा वाला सुपौल, अब कपड़ा वाला मुजफ्फरपुर और सैनिटरी पैड पटना सिटी। सैनिटरी पैड पटना सिटी, अरे भी पटना में, यहां पर छूट गया है, पटना में सैनिटरी पैड, एलईडी बल्ब, ये सब कहा? और स्टील फर्नीचर, स्टील से बना हुआ फर्नीचर, एलईडी बल्ब, ये कहा? पटना में। सैनिटरी पैड पटना में। टेक्सटाइल वाला, कपड़ा वाला मुजफ्फरपुर में, लेदर वाला सुपौल में, मखाना वाला साबौर में। याद कर लो, इतनी बार बोलने का एकमात्र मकसद है आपको याद करा देना। चलिए नेक्स्ट आइए। बिहार से जुड़ा हुआ आप लोगों का कहना था कि बिहार से जुड़ा हुआ करंट अफेयर आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। तो किशनगंज में अभी हाल ही में बिहार के किशनगंज में पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय यानी कि वेटनरी कॉलेज का उद्घाटन कहा गया है मेरे भाई? किशनगंज। बिहार के सबसे उत्तर पूर्वी जिला, बिहार की सबसे उत्तरी पूर्वी जिला किशनगंज। बिहार में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान किशनगंज। बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा किशनगंज। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला स्थान औरंगाबाद। और बिहार में सबसे ज्यादा तापमान गया और बिहार में सबसे कम तापमान गया। सबसे ज्यादा वर्षा किशनगंज, सबसे कम वर्षा औरंगाबाद। उत्तर पूर्वी जिला किशनगंज और उत्तर पश्चिमी जिला बेतिया। नोट कर लो, याद कर लो मेरे भाई। तो किशनगंज में पशु चिकित्सा पशु विज्ञान महाविद्यालय बनाया गया है। इसके साथ साथ पटना वेटनरी कॉलेज के आधारभूत यानी कि जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके निर्माण करने का भी सरकार ने क्या लिया है? फैसला। पटना वेटनरी कॉलेज पहले से है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर करने का फैसला सरकार ने लिया है। साथ में पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान महाविद्यालय कहां खोला गया है? किशनगंज में। किशनगंज नोट कर लीजिएगा। किशनगंज की सीमा किससे लगता है? नेपाल से भी और बंगाल से भी। किशनगंज की सीमा नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों से लगता है। नेक्स्ट आइए। बिहार और झारखंड के रीजनल चैनल ईटीवी भारत, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मंगल पांडे। बिहार और झारखंड के रीजनल चैनल ईटीवी भारत की शुरुआत बिहार के स्वास्थ्य मंत्री माननीय होनहार स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे के द्वारा इस चैनल का प्रारंभ पटना में किया गया। पूछा जाएगा कि हाल ही में बिहार झारखंड के किस चैनल का प्रारंभ पटना में किया गया भैया? तो भैया ईटीवी भारत चैनल की शुरुआत बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी के द्वारा, होनहार मंत्री, जानदार और शानदार मंत्री, चेहरा दिखाओ मंत्री मंगल पांडे जी के द्वारा क्या किया गया है? ईटीवी भारत की शुरुआत किया गया है। बहुत बेहतरीन। इस तरह से करंट हम लोग करेगा, भूलेंगे ही नहीं। इसके अलावा आइए नेक्स्ट अगला करंट अफेयर है भाई, देख लीजिए। नेशनल हाईवे देख लो भाई। नेशनल हाईवे के लंबाई का भी आंकड़ा आया है, उसके आधार पर बिहार का कितना स्थान दिया गया है? 10वां। और पहले स्थान पे कौन है? नेशनल हाईवे की लंबाई के नाम पर, नेशनल हाईवे के लंबाई के आधार पर 10वें स्थान पर बिहार का स्थान है।
नेशनल हाईवे की लंबाई में बिहार का 10वां स्थान है और महाराष्ट्र का पहला स्थान है। क्लियर है? आगे आते हैं, याद करते चलिए साथ साथ। और अभी का सबसे महत्वपूर्ण, देखो भैया, हमसे बीपीएससी हमको इतना टफ लग रहा है। 16 साल का लड़का, विश्व चैंपियन कार्लसन, मैग्नस कार्लसन, दुनिया का सबसे बड़ा शतरंज खिलाड़ी, नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को मद्रास का रहने वाला छोटा बच्चा, 16 साल के लड़के ने दुनिया के सुपरस्टार, शतरंज के सुपरस्टार को हरा दिया है। तो 16 साल का लड़का जब इतना बड़ा बड़ा काम कर रहा है तो सीट कितना है? 802, 900 से ऊपर सीट होने वाला है। तो 900 लड़का में सिलेक्शन नहीं होगा आपका? फिर दुनिया के चैंपियन को छोटा सा बच्चा हरा दे रहा है। हमारा मोटिवेशन है ये। देखो भैया, इसने मैग्नस कार्लसन को पराजित कर दिया है। इसका नाम है युवा ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद। आर प्रज्ञानंद ने ऑनलाइन रैपिड शतरंज टूर्नामेंट एयर थिंग्स मास्टर्स, नाम है एयर थिंग मास्टर्स, इसके 8वें दौर में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है। 8वां दौर में, कौन से दौर में हराया भैया? 8वां दौर। 8वां दौर में इसे हरा दिया भैया। आर प्रज्ञानंद उसका नाम है। मात्र 16 वर्ष की आयु है बच्चे की। बताओ, 16 वर्ष में हम 10th पास करते हैं, पता भी नहीं होता कि क्या करना है। इसने क्या किया है? अपने दिमाग का प्रयोग करके एयर थिंग मास्टर्स ऑनलाइन रैपिड शतरंज प्रतियोगिता, जिसका नाम है एयर थिंग मास्टर्स, इसमें 8वें राउंड में मैग्नस कार्लसन को किसने हराया? आर प्रज्ञानंद। लेकिन मैग्नस कार्लसन को हराने वाले और भी 2 खिलाड़ी हैं। भारत के 2 और खिलाड़ी हैं जिन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया है। वो कौन है भैया? देख लीजिए सामने, मैग्नस कार्लसन, प्रज्ञानंद ने हराया इनको। नेक्स्ट क्या भैया? मैग्नस कार्लसन को हराने वाले कौन से भारतीय हैं? तीसरे भारतीय हैं। इससे पहले विश्वनाथन आनंद और पी हरे कृष्णा ने भी मैग्नस कार्लसन को पराजित किया है। यानी कि मैग्नस कार्लसन को पराजित करने वाले ये तीसरे भारतीय हैं। मैग्नस कार्लसन को पराजित करने वाले तीसरे भारतीय हैं। तीसरे भारतीय जिनका नाम है आर प्रज्ञानंद। आर प्रज्ञानंद तीसरे भारतीय हैं जिसने मैग्नस कार्लसन को हराया है। अब बड़ी बात है कि 16 साल की उम्र में हरा दिया है। इससे पहले विश्वनाथन आनंद और पी हरे कृष्ण, इन दोनों ने भी किसको हराया था? मैग्नस कार्लसन को। और एक बहुत बड़ा जी के नोट कर लो, बहुत बड़ा जी के नोट कर लो, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? विश्वनाथन आनंद। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम मोदी जी ने बदल दिया है, ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया है। राजीव गांधी खेल का सबसे बड़ा अवार्ड, जैसे आपने सुना होगा फिल्म का सबसे बड़ा अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड, उसी तरह से खेल का सबसे बड़ा अवार्ड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है। खेल का सबसे बड़ा अवार्ड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसका नाम बदल के कर दिया गया ध्यानचंद अवार्ड, मेजर ध्यानचंद अवार्ड। इसको पाने वाले पहले भारतीय विश्वनाथन आनंद है। लिख लीजिए, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को जीतने वाले, प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है भैया? पहले व्यक्ति कौन है? विश्वनाथन आनंद। और एक बात और लिख लो, पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड में 7.5 लाख रुपए दिए जाते थे, अब 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जो भारत का सबसे बड़ा खेल अवार्ड है, उसमें 7.5 लाख रुपए पहले दिए जाते थे, अब 25 लाख दिए जाते हैं। और उसका नाम क्या हो गया? मेजर ध्यानचंद अवार्ड। अब राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड नहीं है, उसी का नाम बदल के मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया। और उसके जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? विश्वनाथन आनंद। और किसने हराया? आर प्रज्ञानंद ने मैग्नस कार्लसन को हराया है। ये नाम भूलना मत, याद कर लेना भैया। सबसे युवा ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने मैग्नस कार्लसन को हराया है। इतनी बातें याद रखो, छूटना नहीं है, एक प्रश्न नहीं छूटना है। हमारी कोशिश है छोटे से बड़े तक इतना करा दूंगा कि बस आप केवल रिवीजन, अपना रिवीजन ध्यान रखो, करते रहो। एक एक पेज को जो मैं करा रहा हूं, एक एक पीडीएफ को कम से कम 50 बार पढ़ो। इतनी बार पढ़ो उससे क्वेश्चन न छूटे। चलो, पहली बार कर्नाटक के ऊपरी भद्रा परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिला है। कर्नाटक में पहली परियोजना है अभी तक में, ऊपरी भद्रा परियोजना, इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दे दिया गया है, नेशनल प्रोजेक्ट। क्वेश्चन आ जाएगा कि हाल ही में कर्नाटक के किस परियोजना को
किस प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा मिला है, तो क्या बोलेंगे, अपर भद्रा प्रोजेक्ट, ऊपरी भद्रा परियोजना। अंग्रेजी वाले, अपर भद्रा प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा दिया गया है। और आपको बता दें कि कर्नाटक में 2 नदी बहती है, एक भद्रा नदी, इस पर भद्रा परियोजना है, और तुंग नदी। कर्नाटक में 2 नदी बहती है, तुंग और भद्रा, ये दोनों अलग अलग नदी है, लेकिन आगे चल के दोनों मिल जाते हैं तो नाम पड़ जाता है तुंग भद्रा। नोट कर लीजिए, तुंग नदी और भद्रा नदी, ये दोनों के मिलने से क्या बनता है, जैसे देखो इधर से आ रही है तुंग नदी, इधर से भद्रा, तो तुंग नदी और भद्रा नदी, तुंग नदी और भद्रा नदी, ये दोनों मिलकर सिंगल नदी बन जाते हैं। तुंग नदी और भद्रा मिलके जब सिंगल नदी बनते हैं तो इसी का नाम क्या पड़ जाता है, तुंग भद्रा, तुंग भद्रा नदी। नोट कर लीजिएगा। और तुंग भद्रा नदी किसमें मिलती है, कृष्णा में। नोट कर लीजिए, तुंग भद्रा किसकी सहायक नदी है, कृष्णा नदी की। तुंग व भद्रा नदी अलग अलग नदी है, लेकिन दोनों मिलकर एक सिंगल नदी बनाती है। उस नदी का नाम है तुंग भद्रा नदी। किसमें मिलती है, कृष्णा में। कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी है तुंग भद्रा। नोट कर लीजिए, कृष्णा नदी की सहायक नदी है, भद्रा नदी किसकी सहायक है, किसकी सहायक है, कृष्णा नदी की सहायक है। नोट कर लीजिए। और कर्नाटक की पहली परियोजना है ऊपरी भद्रा परियोजना। कर्नाटक की पहली परियोजना है ऊपरी भद्रा परियोजना, जिसे क्या कहा गया भैया, पहली परियोजना है ऊपरी भद्रा परियोजना, जिसे नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा दिया गया है। जल्दी से आगे आते हैं। एसोचैम द्वारा मोस्ट डेवलपमेंट पब्लिक सेक्टर इन इंडिया पुरस्कार किसे दिया गया है, कोल इंडिया को। कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड को एसोचैम के तरफ से मोस्ट डेवलपमेंट पब्लिक सेक्टर, मोस्ट डेवलपमेंट पब्लिक सेक्टर अवार्ड पूछा जाए, एसोचैम कौन देता है, एसोचैम। एसोचैम के द्वारा, एसोसिएशन ऑफ चैम्बर एंड कॉमर्स, फुल फॉर्म क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ चैम्बर एंड कॉमर्स के द्वारा मोस्ट डेवलपमेंट पब्लिक सेक्टर का अवार्ड किसने जीता, कोल इंडिया लिमिटेड ने जीता। पूरे भारत के कोयला क्षेत्र को कंट्रोल कौन करता है, नियंत्रण कौन करता है भैया, कोल इंडिया लिमिटेड। पूरे भारत के कोल सेक्टर का नियंत्रण किसके हाथ में होता है, कोल इंडिया लिमिटेड। इसे मिला है मोस्ट डेवलपमेंट पब्लिक सेक्टर अवार्ड। किसने दिया, एसोचैम। फुल फॉर्म क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ चैम्बर एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एसोचैम का फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ चैम्बर एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नोट कर लीजिएगा। इसके द्वारा कोल इंडिया को मिला है क्या, बेस्ट मोस्ट डेवलपमेंट पब्लिक सेक्टर अवार्ड। आगे आइए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को फसल बीमा पॉलिसी वितरण के लिए एक योजना चलाई गई है। किसानों को फसल बीमा देने के लिए मेरी पॉलिसी मेरा हाथ, एक लिख लीजिए। भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मेरी पॉलिसी मेरा हाथ, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, मेरी पॉलिसी मेरा हाथ, ये अभियान चलाया गया है। फसल बीमा के कागज किसानों के घर पहुंचाएगी सरकार। इसके तहत क्या होगा भैया, जो फसल बीमा होगा उसका डॉक्यूमेंट अब जाके लेना नहीं पड़ेगा, घर घर जाके क्या करेगी, साइन करवा के बीमा का क्या दे देगी, कागज। जैसी फसल खराब हुआ, जाइए लेकर के पॉलिसी, जो आपका कंपनी है पॉलिसी वाली, उसके पास जाइए, पूरा पैसा रिफंड आपको हो जाएगा। यानी कि फसल बीमा कराने के लिए अब जो है पॉलिसी वाली जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके पास जाने की अब जरूरत नहीं है। अब सरकार ने चलाया है मेरी पॉलिसी मेरा हाथ। देखिए, मैं इसीलिए मोदी सरकार की तारीफ करता हूं, हमेशा करता हूं तारीफ, कि मोदी सरकार में एक चीज हुआ है कि भ्रष्टाचार कम हुआ है, करप्शन कम हुआ है। वजह है डिजिटल इंडिया। सब लोग को पहले क्या था, पैसा निकालना होता था तो बैंक में लाइन लगते थे, पैसा जमा करना है तो लाइन लगी। अब आधी रात में भी पैसा जमा करना है, निकालना है, ट्रांसफर करना है तो आप ऑनलाइन यूपीआई मीडियम से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो भैया बहुत सारे जगह पर जो भ्रष्टाचार का शिकार था उसे क्या कर दिया गया, अब डायरेक्ट किसानों को मिलेगा पॉलिसी का कागज। क्लियर है। किसान सम्मान निधि, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यदि घर में लैपटॉप है, इंटरनेट है, तो अपना फॉर्म खुद भर लीजिए, किसी को घूस देने की जरूरत नहीं है। आवासीय बनाना है, आपको आर्थिक सर्टिफिकेट बनाना है, तो क्या है भैया, ऑनलाइन एप्लीकेशन दीजिए, कुछ समय में बन के चला आएगा। बहुत बेहतरीन काम हुआ। तो आप मेरी पॉलिसी मेरा हाथ, ये योजना किसके लिए भैया,
सभी को बीमा, फसल बीमा पॉलिसी देने के लिए घर घर कागज पहुंचाएगी सरकार। उसके लिए भारत और ओमान के बीच, बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए, भारत और एक देश है ओमान, भारत और ओमान के बीच वायुसेना, भारत और ओमान के एयरफोर्स, ये जरूर याद रखिएगा, परीक्षा में आता है। आपको परीक्षा में एक्सरसाइज का नाम दे देगा, वॉर एक्सरसाइज। दो देश अपनी सेनाओं के साथ एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज क्यों करते हैं? क्योंकि कुछ टेक्निक जो उनके पास है वो हमें दे दें।
आवाज मिल रहा है? आ गया है भाई? चलिए तो एक बार फिर से जुड़ जाइए सभी लोग फिर से जुड़ जाएं सेशन के साथ फिर से जुड़ जाएं। सेशन को शेयर कर दीजिए, जहां भी जितने भी लोग हैं सब एक दूसरे को सेशन शेयर कर दीजिए। सबको आवाज मिल रहा है? एक बार मैसेज कर दीजिए। सबको आवाज मिल रहा है तो एक बार मैसेज कर दीजिए। सबको आवाज यदि मिल रहा है मेरा तो सब लोग एक बार मैसेज कर दीजिए। एक बार जल्दी से मैसेज कर दीजिए सभी लोग कि आवाज सर हाँ हो गया, क्लियर, ठीक हो गया सर, जल्दी से शुरू करिए। आप लोग जल्दी से बता दीजिए आवाज मिल रहा है नहीं मिल रहा है। ठीक है, एक सेकेंड शेयर कर दो थोड़ा। चलिए तो भाई यूनिस तूफान कहाँ है? यूरोप में। नेक्स्ट आते हैं, आगे देख लीजिए। नेक्स्ट, भारत की अनुभवी गोलकीपर, हॉकी गोलकीपर, भारत की अनुभवी हॉकी गोलकीपर सविता, सामने में इनका चित्र दे दिया हूं। भुवनेश्वर में स्पेन के खिलाफ होने वाले FIH फेडरेशन ऑफ हॉकी इंडिया महिला हॉकी लीग मुकाबले में भारतीय हॉकी टीम की, यहां हॉकी होगा, भारतीय हॉकी टीम की क्या बनेंगी? कप्तान। भारतीय हॉकी टीम की कप्तान होंगी सविता। भुवनेश्वर में होने वाले फेडरेशन ऑफ इंडियन हॉकी की कैप्टन कौन होंगी भाई? इसकी कैप्टन कौन होंगी? ये होंगी सविता। देख लीजिए ध्यान से। नेक्स्ट आते हैं, अगले करंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट करंट है भाई, इंटरनेशनल मीडिया पर अंकुश लगाने के लिए पाकिस्तान ने प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह पर पाकिस्तान की बदनामी है। उस बदनामी से बचाने के लिए पाकिस्तान ने प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट पारित किया। क्वेश्चन आ जाए कि इलेक्ट्रॉनिक क्राइम को रोकने के लिए पाकिस्तान ने कौन सा कानून लागू किया है? इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट। नोट कर लीजिए। अभी चीन में आप जानते हैं कि चीन का 3 स्वायत्त क्षेत्र है, एक तिब्बत, दूसरा हांगकांग और तीसरा ताइवान। चीन के 3 स्वायत्त क्षेत्र हैं। ये तीनों छटपटा रहे हैं चीन से बाहर जाने के लिए, पर हांगकांग की तो औकात नहीं है को बाहर जाए, तिब्बत की भी औकात नहीं है कि चीन से बाहर जाए, औकात है ताइवान की। उसने क्या किया है कि अब अमेरिका को और दुनिया के जितने चीन के दुश्मन देश हैं सबका दूतावास अपने यहां खोल रहा है। जितने भी दुनिया के दुश्मन देश हैं सबका दूतावास चीन में खोल रहा है। चीन में कहा खोल रहा है भैया? ताइवान में। और ताइवान को कहता है चीन कि उसे ताइवान ना बोला जाए, उसे चीनी ताइपे बोला जाए। वो हमारा देश है, हमारा हिस्सा है। और वो क्या कहता है कि हम अलग देश हैं। तो भैया अमेरिका ने जो सह दिया है, किसको सह दिया है? ताइवान को। अमेरिका ने ताइवान को क्या दिया है? सह देना मतलब चीन के खिलाफ मन को बढ़ाया है। तो चीन ने एक्शन लेते हुए अमेरिका की 2 हथियार बनाने वाली 2 कंपनी, एक का नाम है लॉकहीड मार्टिन और दूसरे का नाम है रेथियान। चीन ने, क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में अमेरिका की किस कंपनी को प्रतिबंधित कर दिया है? तो भैया लॉकहीड मार्टिन और रेथियान, चीन की ये 2 कंपनी पर, चीन ने अमेरिका की इस 2 कंपनी पर क्या कर दिया है? प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध लगाने का कारण क्या है? हाल ही में अमेरिका के द्वारा ताइवान को किए गए समर्थन के आधार पर चीन ने यह कदम उठाया है। अमेरिका तो समर्थन करेगा ही, चीन के खिलाफ कुछ भी होगा तो अमेरिका समर्थन करेगा। आप अगर गांव में भी देखते होंगे, आप यदि आप आगे बढ़ने लगे तो पड़ोसी चाहेगा कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि इनका घर डूब जाए, तो क्या करता है? आपके बड़े बेटे को बुलाएगा और बुला के कान भरना शुरू करेगा। तो यह क्या करेगा? जब पता चलेगा उस घर को कि मेरे बेटे को कान भर रहा है तो आप एक्शन लेंगे। तो एक्शन लेते हुए लॉकहीड मार्टिन और रेथियान, नोट कर लीजिएगा, ये अमेरिकी कंपनी है जिस पर प्रतिबंध लगा दिया है। किसने? जिस पर प्रतिबंध लगा दिया है, किसने लगा दिया मेरे भाई? जिस पर प्रतिबंध लगा दिया है चीन ने। क्यों लगाया प्रतिबंध? प्रतिबंध लगाने के कारण ताइवान को सपोर्ट करना। चलिए, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में बहुत इंपॉर्टेंट, देख लीजिए,
मध्य प्रदेश के मुरैना डिस्ट्रिक्ट है। मध्य प्रदेश के मुरैना डिस्ट्रिक्ट में बटेश्वर एक जगह है, वहां 11वीं सदी के खंडहर में 200 मंदिर हैं। 11वीं सदी के खंडहर में कितने मंदिर हैं? 200। इसका जीर्णोद्धार कौन कर रही है? इंफोसिस सॉफ्टवेयर कंपनी जिसके संस्थापक है NR नारायण मूर्ति। बताइए, इसका काम है सॉफ्टवेयर में, लेकिन इसने क्या किया है? 200 मंदिर जो मुरैना के बटेश्वर में स्थित है उसका जीर्णोद्धार किया है। तो नोट कर लीजिए, इंफोसिस आगे आया है मंदिरों के निर्माण के लिए। अगर ये मंदिर बन जाते हैं बढ़िया से, इससे इंटरनेशनल टूरिज्म को क्या मिलेगा? सपोर्ट मिलेगा। मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आएंगे घूमने, इस मंदिर को देखने आएंगे। इस मंदिर को डेवलप कौन कर रहा है? इंफोसिस। कब का मंदिर है? तो 11वीं सदी का मंदिर है। और मैं बता दूं कि भिंड, मुरैना, ग्वालियर और शिवपुरी, ये 4 ऐसे जिले हैं मध्य प्रदेश के जिसको लोग बीहड़ कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया? बीहड़। 4 जिले, भिंड, मुरैना, ग्वालियर और शिवपुरी। एक और डिस्ट्रिक्ट कौन सा भैया? शिवपुरी। ये 4 जिले, भिंड, मुरैना, ग्वालियर और शिवपुरी, ये 4 जिले को बीहड़ कहते हैं। यहाँ चंबल नदी बहती है। यहाँ से कौन सी नदी बहती है भैया? मुरैना से कौन सी नदी बहती है? चंबल। और चंबल नदी के बटेश्वर में जो 200 मंदिर है उसका जीर्णोद्धार कौन करेगा? इंफोसिस करेगा। इसको आप याद करिएगा। नेक्स्ट आइए, नीति आयोग के CEO कौन है अभी? अमिताभ कांत। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है अभी? नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन है भैया? प्रधानमंत्री मोदी। नीति आयोग के अध्यक्ष वही होता है जो देश का प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, नरेंद्र मोदी हैं। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। नोट कर लीजिए, नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। और नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत है। बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए, नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत और उसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। और उपाध्यक्ष कौन है भैया? राजीव कुमार। इन्होंने कहा है कि भारत का विकास दर कितना हो रहा है? 9.2%। भारत की जो GDP ग्रोथ है वो 9.2% के हिसाब से बढ़ रहा है। अमिताभ कांत ने दावा किया है कि भारत की GDP 9.2 की गति से आगे बढ़ रहा है। इसलिए सोचने और डरने की जरूरत नहीं है। भारत का नेशनल इनकम रफ्तार में है। नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। नोट कर लीजिए, अभी इसके CEO कौन है? अमिताभ कांत। इसके उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। कितनी योजनाएं बनाएंगे? 3। इसके द्वारा 3 प्रकार की योजना बनाई जाएगी। 3 वर्षीय, 5 वर्ष, 3 वर्षीय, 7 वर्षीय और 15 वर्षीय। याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, अगले करंट को बढ़ते हैं। आगे आइए, नेक्स्ट करंट क्या है भैया? RBI। अभी RBI ने कुछ बैंकों पर जुर्माना लगाया है। कुछ कोऑपरेटिव बैंक पर क्या किया है RBI ने? जुर्माना। भारत के 3 सहकारी बैंकों पर, कोऑपरेटिव बैंक पर RBI ने 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। RBI क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है किस पर? बारामूला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जम्मू कश्मीर। बारामूला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जम्मू कश्मीर, कांचीपुरम कोऑपरेटिव टाउन बैंक तमिलनाडु और चेन्नई सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक तमिलनाडु। इन तीनों पर क्या लगाया है? 5 लाख रुपए का जुर्माना। 3 कोऑपरेटिव बैंक, हाल ही में 3 अलग अलग सहकारी बैंक पर RBI ने क्या लगाया है? 5 लाख रुपए का जुर्माना। बारामूला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, कांचीपुरम कोऑपरेटिव टाउन बैंक और चेन्नई सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। एकदम नाम याद करना, इन तीनों पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास वर्तमान गवर्नर। इसकी स्थापना कब हुआ था RBI का? RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। RBI का नेशनलाइज यानी राष्ट्रीयकरण, RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1949 में। RBI को राष्ट्रीयकृत 1935 को। RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और RBI के पहले गवर्नर कौन थे? सर असबोर्न स्मिथ। RBI के पहले गवर्नर सर असबोर्न स्मिथ और RBI के पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख। RBI के पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख।
आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख और आरबीआई के पहले गवर्नर तो सर असबोर्न स्मिथ और वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास। स्थापना 1 अप्रैल 1935। राष्ट्रीयकरण कब किया गया, नेशनलाइज कब किया गया, 1949 में। क्लियर है, समझ में आ रहा है। और ये जो पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख, नेहरू जी की सरकार में ये वित्त मंत्री भी रहे। बाद में नेहरू जी के सरकार में सीडी देशमुख कौन रहे, वित्त मंत्री रहे। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाओ सेशन के साथ, सभी लोग जुड़ जाओ और सेशन को दोबारा से शेयर कर दो ताकि जो लोग यहां से चले गए साउंड जाने के कारण फिर से जुड़ जाएं। चलो भैया, हाल ही में सुरक्षा सहयोग पर बातचीत हुआ है, नोट कर लीजिए। भारत और फ्रांस के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग पर बातचीत हुआ है। भारत में राफेल, अच्छा सॉरी, यहां पर फ्रांस होगा, फ्रांस से खरीदा है। फ्रांस, भारत में राफेल किससे खरीदा है भैया, फ्रांस से खरीदा है। भारत से बहुत इंपॉर्टेंट नोट करो, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पेरिस गए, जहां समुद्री सुरक्षा सहयोग पर क्या हुआ, समझौता हुआ है। भारत फ्रांस के बीच क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में समुद्री सुरक्षा सहयोग पर किस भारत का किस देश के साथ समझौता हुआ है भैया, तो फ्रांस के साथ। और नोट कर लो, भारत के साथ बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, भारत के साथ परमाणु समझौता करने वाला पहला देश भी कौन था भैया, भारत के साथ परमाणु समझौता करने वाला दुनिया का पहला देश, परमाणु समझौता इंडिया से करने वाला दुनिया का पहला देश फ्रांस था। और हाल ही में फ्रांस ने अपने राफेल विमान किसको बेचा है, इंडोनेशिया को। फ्रांस ने अपने 42, बताया था एक दिन आप लोगों को, फ्रांस ने अपने 42, इंडिया को कितना बेचा है, 36। फ्रांस ने इंडिया को कितना दिया राफेल विमान, 36, और इंडोनेशिया को कितना दिया, 42। तो फ्रांस अपना पांव पसार रहा है। फ्रांस चाहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जो हमारी स्थिति थी उस स्थिति में दोबारा पहुंचे। तो फ्रांस ने भारत को 36 राफेल दिया और इंडोनेशिया को 42 राफेल दिया, और भारत के साथ परमाणु समझौता करने वाला दुनिया का पहला देश फ्रांस। और सबसे बड़ी बात कि भारत का ब्लाइंड सपोर्टर इस दुनिया में रूस के बाद कोई अगर है तो कौन है भैया, फ्रांस। फ्रांस बिना सोचे समझे, बिना हमसे बात किए हमारा हर मुद्दे पर समर्थन कर देता है। पूरे यूरोप में एकमात्र देश है फ्रांस जो बिना किसी शर्त के हमको समर्थन देता है। अगर एशिया की बात करें तो इजराइल हमारा सबसे बड़ा समर्थक है और उधर रूस हमारा सबसे बड़ा समर्थक है। 3 देश दुनिया का जिस पर भारत आंख बंद करके भरोसा कर सकता है, एक फ्रांस सबसे बड़ा सपोर्टर, दूसरा रूस सेकंड नंबर का सपोर्टर, और तीसरे नंबर का कौन, इजराइल। ये 3 ऐसे देश हैं जिसको इंडिया उस पर क्या कर सकता है, सब कुछ चाबी देके छोड़ सकता है, भैया ले जाओ जो ले जाना है, कभी ले नहीं जाएंगे, दे के जाएंगे। तो फ्रांस पहला देश था जिसने भारत के साथ एटॉमिक डील किया था। चलो आगे आते हैं। भारतीय सुरक्षा बलों के लिए स्मार्ट सुरक्षात्मक यूनिफॉर्म, एक वर्दी विकसित कर रहा है दिल्ली आईआईटी। दिल्ली आईआईटी के द्वारा सेना के लिए क्या बनाया जा रहा है, वर्दी बनाया जा रहा है। वो वर्दी कौन बना रहा है, दिल्ली आईआईटी। किसके साथ मिलकर, दिल्ली आईआईटी और कानपुर के ट्रूप कंफर्ट लिमिटेड, एक कंपनी है कानपुर में, ट्रूप कंफर्ट लिमिटेड, कानपुर की कंपनी ट्रूप कंफर्ट लिमिटेड और दिल्ली आईआईटी मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक स्मार्ट सुरक्षात्मक यूनिफॉर्म का मतलब वर्दी होता है, ड्रेस होता है। एक स्पेशल वर्दी सेना के लिए कौन बना रही है भैया, दिल्ली आईआईटी और ट्रूप कंफर्ट लिमिटेड जो कानपुर में है। बात चली है कानपुर की, तो कानपुर की बात चली है तो कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कानपुर केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान है। कानपुर में केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान है। अनुसंधान संस्थान कहां है भैया, कानपुर में सेंट्रल पल्सेज रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां है मेरे भाई, कानपुर गंगा नदी के किनारे है, कानपुर गंगा नदी के किनारे है। नोट कर लीजिए और लिख लीजिए सेंट्रल स्किल यूनिवर्सिटी, केंद्रीय कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना पहली बार कहां किया गया, कानपुर में। केंद्रीय कौशल विकास विश्वविद्यालय का स्थापना पहली बार कानपुर में। कानपुर गंगा नदी के किनारे चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है भैया, और यहां पर केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान है। नोट कर लीजिए, कानपुर में आईआईटी है, कानपुर में चकेरी एयरफोर्स का बेस है, कानपुर में पनकी है। पनकी नाम सुना है, एक सर्फ आता था, पनकी एक सर्फ आता था, सुना है आप लोगों ने, तो पनकी
पनकी एक क्षेत्र है कानपुर में, औद्योगिक क्षेत्र, पनकी इंडस्ट्रियल एरिया कहां है भैया? कानपुर। चकेरी एयरफोर्स का बेस कहां है भाई? तो कानपुर। और कानपुर में केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, चमड़ा उद्योग कानपुर, सेंट्रल स्किल यूनिवर्सिटी कानपुर। नोट कर लो, इससे ज्यादा जानकारी नहीं मिलेगा आपको। और ट्रूप कंफर्ट लिमिटेड दिल्ली आईआईटी के साथ मिलकर क्या बना रहा है? सेना के लिए स्पेशल वर्दी बना रहा है। नोट कर लिए होंगे, अगर नोट नहीं किए हैं तो वीडियो को रिपीट करके नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। दिल्ली पुलिस के पूर्व विशेष आयुक्त यानी कि स्पेशल, दिल्ली पुलिस के स्पेशल डीजी जिनका नाम था, दिल्ली पुलिस के स्पेशल डीजी जिनका नाम है प्रदीप कुमार भारद्वाज, इनको दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के लोकपाल, ओम्बुड्समैन, और लोकपाल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ओम्बुड्समैन। यानी कि दिल्ली में जो विद्युत विनियामक, यानी कि दिल्ली में जो बिजली का वितरण कर रहा है, दिल्ली में लोगों को जो बिजली दे रहा है, उसके जो प्राधिकरण है, आयोग है, उसका लोकपाल किसको बनाया गया है? प्रदीप कुमार भारद्वाज को। ये करेंगे क्या? ये करेंगे क्या? इसके संबंध में दिल्ली की कोई भी जनता किसी कंपनी के खिलाफ अगर कंप्लेन करता है तो कौन देखेंगे? प्रदीप कुमार भारद्वाज देखेंगे। लोकपाल का काम है शिकायतों का निवारण करना, लोकपाल का काम है शिकायतों का निवारण करना। तो दिल्ली में बिजली बांटने वाली कंपनियों के लिए जो नियामक प्राधिकरण है, नियामक आयोग है, उसके क्या बनाए गए हैं? प्रदीप कुमार भारद्वाज उसके लोकपाल बनाए गए हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है बात? तो प्रदीप कुमार भारद्वाज का चित्र मैंने दे दिया है सामने, और बिहार से जबरदस्त न्यूज है, आप देख लीजिए। अब इंटरनेट पर एनसीईआरटी नहीं, बिहार सरकार का जो टेक्स्ट बुक है बीटीबीसी, सुना है नाम? बिहार सरकार के टेक्स्ट बुक को क्या बोलते हैं? बीटीबीसी। तो बीटीबीसी का किताब अब आपको ई लाइब्रेरी में मिल जाएगा। आपको किसी किताब के दुकान पर जाने की जरूरत नहीं है। आपको अब किसी लाइब्रेरी में फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है। इंटरनेट पर ई लाइब्रेरी है, इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी है, जहां बिहार सरकार के क्लास 1 से लेकर 12वीं तक के, क्लास 1 से लेकर 12वीं तक की सारी किताबें कहां मिल जाएंगी भैया? ई लाइब्रेरी में। देखिए सामने में विजय कुमार चौधरी शिक्षा मंत्री का चित्र दिया है। बिहार सरकार अब दुनिया को अपना क्या दिखा रहा है? आईना दिखा रहा है, भैया देखो मैं कौन हूं। तो भैया बिहार सरकार ने ई लाइब्रेरी चालू किया है, जहां जाइए कंप्यूटर पर पहला से लेकर 12वां तक जो किताब चाहिए आपको बिहार सरकार का मिल जाएगा। नेक्स्ट आइए, अगला करंट अफेयर देखते हैं बिहार से ही। बिहार बैडमिंटन संघ, बिहार का जो बैडमिंटन संघ है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी। देखिए सामने अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब का चित्र दिया है। बैडमिंटन बिहार बैडमिंटन जो फेडरेशन है, बिहार बैडमिंटन संघ है, उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? अब्दुल बारी सिद्दीकी। और उसके सचिव कौन है भैया? एन जायसवाल। भी नोट कर लीजिए, अभी हाल में बनाए गए हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी, क्या बिहार बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष, और उसके पहले से ही सचिव कौन है? एन जायसवाल। दोनों नोट कर लीजिएगा, एन जायसवाल बैडमिंटन संघ के सचिव हैं, और अध्यक्ष किसे बनाया गया? अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को। सामने में इनका चित्र दे दिया हूं। नेक्स्ट आइए बिहार से ही। बिहार के अभी चंपारण गए थे नीतीश कुमार। कुछ दिन पहले नीतीश कुमार कहां थे? लगातार 3-4 दिन तक चंपारण में रुके हैं। शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार पूरे बिहार में घूम रहे थे। उसी दरमियान आप देखेंगे कि भैया कोरोना से जस्ट पहले, ओमिक्रॉन के जस्ट पहले नीतीश कुमार के चारों तरफ क्या हो रहा था? भ्रमण। उसी में वो गए थे कहां? वो गए थे चंपारण, वो गए थे बेतिया। कहां गए थे? बेतिया गए थे। बेतिया में एक मॉडल है चनपटिया मॉडल। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आएगा कि चनपटिया मॉडल कहां पर विकसित है? चनपटिया लोग जानेंगे तब ना, चनपटिया जगह का नाम है। तो चनपटिया मॉडल पश्चिमी चंपारण के लोग बता सकते हैं, जो बेतिया के रहने वाले लोग बता सकते हैं। ये चनपटिया मॉडल पर उद्योग की स्थापना की जाएगी। बिहार सरकार ने कहा है कि बिहार के हर जिले में अब ये चनपटिया मॉडल जो है, इस आधार पर क्या किया जाएगा? बिहार के हर जिले में, बिहार के प्रत्येक जिले में, 38 जिले बिहार में हैं, सभी जिलों में जो पश्चिमी चंपारण बेतिया का चनपटिया मॉडल है, इस मॉडल के आधार पर क्या खोले जाएंगे? उद्योग। तो बिहार का चनपटिया मॉडल किस जिले में है? तो बेतिया में। अब हर जिले में उद्योग उससे खोला जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा। जो लोग वहां के होंगे वो तो बिना पढ़े भी बता देंगे, लेकिन जो लोग वहां के नहीं होंगे बेतिया के, उनको तो पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई। बिहार में पहली बार, फिर देखिए
बिहार में पहली बार बिहार का जो दाल है उसे केंद्र सरकार खरीदेगी। बिहार के चना दाल की खरीद मसूर नहीं होगा, यहाँ गलती है, यहाँ पर लिखिए मसूर, गलती से टाइप हो गया है मसूर। बिहार के मसूर दाल और चना दाल की खरीद करेगा केंद्र सरकार, जिसका न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना रखा गया है? 5100 रुपया प्रति क्विंटल। 5100 रुपया प्रति क्विंटल ये रखा गया है। चना दाल और मसूर दाल की कीमत किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। पहली बार केंद्र सरकार बिहार में उत्पादित मसूर के दाल और चना दाल खरीदेगी, जिसका कीमत 5100 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। उसका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, कितना रखा गया है? 5100 रुपये। और मैं बता दूं आपको कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन जारी करता है? ये जारी करता है कृषि लागत, लिख लो भैया, इसको जारी कौन करता है? कृषि लागत मूल्य आयोग, कृषि लागत मूल्य आयोग, इसके द्वारा जारी किया जाता है। एक्चुअली में ये सलाह देती है, ये कहती है कि इस फसल का इतना होना चाहिए एमएसपी, और उसको तय कौन करता है? वित्त मंत्रालय। नोट कर लो, वित्त मंत्रालय के द्वारा उसे तय किया जाता है। ये एक सलाहकारी भूमिका है, ये बताता है कि इस फसल का इतना एमएसपी होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि जो बोल दिया वही लागू हो जाएगा, फाइनल डिसीजन किसका होगा? वित्त मंत्रालय का। नेक्स्ट आइए जल्दी से आगे, बिहार से ही है। 2021 के लिए बिहार के नालंदा जिला परिषद को मिला है पंडित दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार, और कुटुंबा पंचायत को मिला है। पूछा जाए कि भैया दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार किस पंचायत को मिला? दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार किस पंचायत को मिला? तो कुटुंबा पंचायत को। और किस जिला परिषद को मिला? तो नालंदा जिला परिषद को मिला दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, नालंदा जिला परिषद को। और पंचायत में कुटुंबा पंचायत को, याद कुटुंबा औरंगाबाद में है, अंबा कुटुंबा औरंगाबाद में। यह पुरस्कार कुटुंबा को दूसरी बार मिला है। कुटुंबा पंचायत पहले भी एक बार यह अवार्ड जीत चुका है। तो भैया नालंदा जिला परिषद क्या मिला है? तो दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार किस जिला परिषद को मिला? तो नालंदा जिला परिषद। और किस पंचायत को मिला? तो कुटुंबा पंचायत। नालंदा जिला परिषद बिहार शरीफ का चित्र सामने आप देख लीजिए। आगे आते भैया, नोट कर लीजिए आगे। नेक्स्ट, ये भी बिहार सरकार से बहुत इंपॉर्टेंट, 66 बीपीएससी मेंस में भी पूछा था। 66 बीपीएससी मेंस का भी सवाल था। 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत सभी को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए, सभी को नहीं बल्कि खासकर बच्चों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए, जन्मजात हृदय रोग से मुक्ति दिलाने के लिए बाल हृदय योजना, नोट कर लीजिए, बिहार सरकार के 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत क्या किया गया है? बाल हृदय, जन्मजात जिसको हृदय रोग है, ऐसा और बच्चा जो जन्म लेते ही फेफड़ा और हार्ट की बीमारी से ग्रसित है, उनके लिए बाल हृदय योजना की शुरुआत बिहार सरकार ने किया है 7 निश्चय पार्ट 1 पार्ट 2 के तहत। देखो ये पार्ट 1 है। 7 निश्चय पार्ट 1 के नाम नीचे दे दिया हूं। आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली लगातार, हर घर नल का जल, घर तक पक्की नल्ली गली, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, अवसर बढ़े, आगे बढ़े। ये 7 निश्चय पार्ट 1। 7 निश्चय पार्ट 2, युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत को सिंचाई के लिए पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सुलभ संपर्कता और सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। ये जो है ना लास्ट वाला, इसी के तहत क्या चलाया गया है? बाल हृदय योजना। 7वां निश्चय। ये दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों आपको याद होना चाहिए। हम जो टेस्ट लेंगे एमसीक्यू का उसमें डालेंगे हम, इसलिए 7 निश्चय यदि बिहार का एग्जाम आप दे रहे हैं, बीपीएससी अगर आपका टारगेट है तो 7 निश्चय दोनों आपको याद होना चाहिए। 7 निश्चय पार्ट 1 कब लागू हुआ था? 2015 में। 7 निश्चय पार्ट 2 कब लागू हुआ? 2020 में। आज क्रांति आ जाएगा भैया बिहार स्पेशल की। आगे बढ़ते हैं। बिहार का पहला कॉमन फैसिलिटी सेंटर कहां खोला गया है? मधुबनी में। बिहार का पहला कॉमन फैसिलिटी सेंटर बिहार के किस जिले में खोला गया? मधुबनी में। और मधुबनी पेंटिंग को क्या दिया गया भैया? मधुबनी पेंटिंग को मिला है जीआई टैग। मधुबनी पेंटिंग को क्या दे दिया गया है? जीआई टैग। हाँ साहब बहुत है। मधुबनी पेंटिंग, शाही लीची, कतरनी चावल, जर्दालू आम, मगही पान, सुजनी कढ़ाई, शिलाओं का खाजा, ये सबको क्या मिला है? जीआई टैग बिहार में। नोट कर लीजिएगा। तो भैया कॉमन फैसिलिटी सेंटर कहां खोला गया है? मधुबनी में। इसके अंतर्गत वस्त्रों की क्या की जाएगी? रंगाई की जाएगी,
छपाई की जाएगी तथा मिथिला और मधुबनी पेंटिंग भी मधुबनी में अधिक। अच्छा, ये तो इसी के बारे में दिया है। तो भैया वस्त्रों की रंगाई और वस्त्रों की छपाई के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर कहां बना है, ये तो रटना भी नहीं पड़ेगा। पेंटिंग होता है कपड़ों पर, ऐसे याद रखिए। तो कपड़ों की रंगाई और कपड़ों की छपाई के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर बिहार में कहां खुला है, मधुबनी में। और पशु चिकित्सा महाविद्यालय कहां खुला है, किशनगंज में। पशु अभी बताया हूं, पशु चिकित्सा महाविद्यालय किशनगंज में। नोट कर लो, गलती नहीं होनी चाहिए एग्जाम में, किसी भी प्रकार का गलती नहीं। राज्य में 15 साल से ऊपर के प्रौढ़ साक्षर ऐसे व्यक्ति जिनकी आयु 15 वर्ष से ज्यादा है, अगर वो असाक्षर है, यदि भैया वो साक्षर नहीं है, पढ़ना लिखना नहीं जानते, तो उनको क्या करना है, ये कोई चीज क्या टाइप हो गया है, साक्षर को साक्षर बनाने के लिए केंद्र प्रायोजित, सुनो, पढ़ना लिखना अभियान। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आएगा कि बिहार के कितने साल से ऊपर के लोगों को पढ़ाने के लिए केंद्र सरकार का पढ़ना लिखना अभियान चलाया गया है। 15 साल। पूछा जाए पढ़ना लिखना अभियान का संबंध किससे है जी, तो 15 साल से ऊपर के जो लोग अनपढ़ हैं उनको पढ़ाने के लिए क्या चलाया गया है, पढ़ना लिखना अभियान। कौन चलाया है, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के पढ़ना लिखना अभियान अब बिहार में भी चलाया जा रहा है। 15 साल से ऊपर के अनपढ़, किनको, ये जरूर याद रखना, 15 साल से ऊपर, ये परीक्षा में आएगा। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान, अगला हो भैया, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान कहां है मेरे भाई। सबसे पहली बात तो ये भी एक जीके हो गया, एक जीके मिल गया आपको। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान कहां है, देहरादून। अब वन पर्यावरण संरक्षण विभाग बिहार द्वारा कोसी नदी में पहली बार डॉल्फिन, कछुआ, पक्षी, सांप सहित अन्य जलीय जीव का संरक्षण किया जाएगा बिहार के कोसी नदी में। बिहार के कोसी नदी में अब किसका संरक्षण होगा, डॉल्फिन का, कछुआ का, पक्षी का और पानी वाला डोरवा सांप का। सांप, पक्षी, कछुआ और डॉल्फिन, इनका संरक्षण कौन करेगा, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान देहरादून और बिहार का वन पर्यावरण संरक्षण विभाग, ये दोनों मिलकर के कोसी नदी में डॉल्फिन, सांप, कछुआ, पक्षी का क्या करेंगे, संरक्षण करेंगे। और इसे बता दें आपको, गंगा नदी की जो डॉल्फिन है, गंगा नदी की जो डॉल्फिन है उसे राष्ट्रीय जलीय जीव है। पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, तो गंगा नदी की डॉल्फिन, पूरा डॉल्फिन नहीं, गंगा नदी की डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, नेशनल एक्वेटिक एनिमल भारत का कौन है जी, गंगा नदी की डॉल्फिन। और डॉल्फिन का प्रजनन केंद्र कहां है, नोट कर लो, भागलपुर में। डॉल्फिन का प्रजनन केंद्र पूछे, डॉल्फिन का रिप्रोडक्शन सेंटर पूछे तो भागलपुर में। और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव पूछे तो गंगा नदी की डॉल्फिन। लेकिन अब कोसी नदी में भी डॉल्फिन, कछुआ, पक्षी और सांप का संरक्षण किया जाएगा। क्वेश्चन आएगा कि बिहार सरकार ने हाल ही में किस नदी में डॉल्फिन, सांप, कछुआ और पक्षी का संरक्षण करने की बात किया है, कोसी। और कोसी नदी को नेपाल में अरुण नदी के नाम से जानते हैं। कोसी नदी को नेपाल में अरुण नदी के नाम से जानते हैं। और सुन लो, कोसी नदी बिहार का शोक भी कहलाती है। कोसी नदी गंगा नदी में कटिहार के पास आके मिलती है। कोसी नदी गंगा में कटिहार के आसपास जाके मिलती है। कोसी नदी को नेपाल में सप्तकोसी या अरुण के नाम से जानते हैं। और कोसी नदी को बिहार का दुख या बिहार का शोक भी कहते हैं। इतनी बातें याद रखो। दावा करता हूं सीरीज को लगातार करते रह गए तो एक प्रश्न नहीं छूटने दूंगा, न बिहार स्पेशल न करंट। अंतरराष्ट्रीय सूफी सम्मेलन बिहार के गया में किया गया है। अंतरराष्ट्रीय सूफी सम्मेलन बिहार के गया जिले में। इंटरनेशनल, ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट ये है, इंटरनेशनल सूफी समिट, ये बिहार स्पेशल नहीं है, हालांकि बिहार में हुआ है पर ये कहीं भी पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल सूफी समिट कहां किया गया, गया में। और मैं बता दूं कि पहली बार इंडिया में सूफी धर्म को किसने लाया था, हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में चिश्ती संप्रदाय, भारत में सूफी संप्रदाय को लाने वाले व्यक्ति कौन थे, हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती। ये किसके साथ आए थे, मोहम्मद गौरी के साथ, मोहम्मद गौरी के साथ आए थे हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती। पूछा जाए भारत में सूफी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती।
भारत में सूफी संप्रदाय के संस्थापक हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती किनके साथ आए? मोहम्मद गौरी के साथ। इनका दरगाह कहाँ है मेरे भाई? अजमेर। इनका दरगाह कहाँ है? अजमेर। दरगाह कहाँ है भैया? अजमेर। अब सुन लो, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? पुष्कर मेला कहाँ लगता है? अजमेर में। पुष्कर मेला अजमेर में। अब पुष्कर महोत्सव पूछे तो जम्मू कश्मीर में। पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर में, अब पुष्कर महोत्सव जम्मू कश्मीर में। दोनों में अंतर है। पुष्कर मेला कहे तो अजमेर, अब पुष्कर महोत्सव पूछे तो जम्मू कश्मीर। तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में क्या लाया? सूफी। इनका दरगाह अजमेर। किनके साथ आए थे? मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर माता लक्ष्मी का चित्र मिलता है। एक बात और नोट कर लो, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर माता लक्ष्मी का चित्र मिलता है? तो मोहम्मद गौरी। इसे भी आप नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अगला करंट अफेयर जो काफी महत्वपूर्ण और आज के अखबार से है, आज के न्यूज़पेपर से है मेरे भाई, नोट कर लेना। जगदीश प्रसाद मंडल, नाम याद कर लो। इनको मैथिली साहित्य के लिए, इनको मैथिली साहित्य के लिए साहित्य एकेडमी पुरस्कार दिया गया है। नोट कर लीजिए, बिहार के जगदीश प्रसाद मंडल को मैथिली साहित्य के लिए क्या मिला है? क्या मिला है? साहित्य एकेडमी पुरस्कार इनके उपन्यास पंगु के लिए। नोट कर लीजिए, उपन्यास का नाम भी जगदीश प्रसाद मंडल जी के उपन्यास का नाम क्या है? पंगु। और इस उपन्यास के लिए, इस नोबेल के लिए इनको क्या मिला है? साहित्य एकेडमी अवार्ड। याद रखिएगा। मैथिल कोकिल किनको बोलते? विद्यापति को। मैथिल कोकिल के नाम से कौन जाने जाते हैं? विद्यापति। मैथिल कोकिल के नाम से विद्यापति जाने जाते हैं। हैदराबाद अगला है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट। कुछ दिन पहले मैंने बताया था, हैदराबाद के बायोलॉजिकल ई कंपनी का नाम है बायोलॉजिकल ई। इसने बनाया था एक वैक्सीन कार्बोवैक्स। उसको भेजा था किसके लिए? मंजूरी के लिए। डीसीजीए, भारत में ड्रग को मंजूरी कौन देता है? ड्रग को डीसीजीए। तो डीसीजीए के पास मंजूरी के लिए गया था, जिसको कल ही डीसीजीए ने क्या कर दिया है? मंजूरी दे दिया है कि 12 से 18 साल के बच्चों को आप लगाने की मंजूरी प्रदान कर दी है। अब लगेगा। कार्बोवैक्स भारत की एकमात्र प्रोटीन आधारित वैक्सीन है। भारत की एकमात्र प्रोटीन आधारित वैक्सीन का नाम क्या है? कार्बोवैक्स। इसे कल ही डीसीजीए ने क्या कर दिया? 12 से 18 साल के बच्चों को लगाने की परमिशन दिया है। इस वैक्सीन को डेवलपमेंट कौन किया? बायोलॉजिकल ई। चलिए नेक्स्ट आते हैं, आगे आइए। लास्ट सेशन, इस सेशन का अंतिम सवाल, बिहार का पहला ई ऑफिस। देखो बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट। इधर आ जाओ मेरे भाई, यहां ध्यान दे दो, अंतिम है। बिहार का पहला ई ऑफिस प्रणाली से संचालित होने वाला जिला कौन बन गया? सहरसा। सहरसा के सारा का सारा ऑफिस अब किससे चलेगा? कागज पर नहीं चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चलेगा। ई क्वेश्चन आ जाए, बिहार का पहला जिला जो क्या बन गया? पेपरलेस। बिहार का पहला जिला जो पेपरलेस बना उसका नाम क्या है? सहरसा। और इससे पहले क्या था भैया? पहला पेपरलेस हाई कोर्ट केरल हाई कोर्ट। पहला पेपरलेस हाई कोर्ट केरल हाई कोर्ट। और दुबई भारत का पहला पेपरलेस सरकार। दुबई सुनो, दुनिया का पहला पेपरलेस गवर्नमेंट कौन बना? दुबई। दुनिया का पहला पेपरलेस गवर्नमेंट, बात नहीं, दुनिया का पहला पेपरलेस गवर्नमेंट कौन बना? दुबई। और पहला पेपरलेस जिला बिहार का कौन बना? सहरसा। और पहला उच्च न्यायालय पेपरलेस कौन बना? केरल। याद कर लीजिए। कैसा लगा सेशन? इस सेशन का ये अंतिम सवाल था। इस सेशन का अंतिम सवाल था। आपको कैसा लगा सेशन? एक बार कमेंट करके बता दीजिए कैसा लगा आपको सेशन। अगर अच्छा लगा तो कमेंट कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। अगर कुछ सुझाव हो मेरे लिए तो भी दे दीजिए ताकि मैं उसको फॉलो कर सकूं। खूब मेहनत कीजिए, मेहनत इतनी कि भैया ऐसी लकीर खींच दो जो लोगों के लिए नजीर बन जाए। मेहनत 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 एकमात्र विकल्प है। और सेशन को शेयर कर दो और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाओ ताकि इसका पीडीएफ आपको मिल सके। आप पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल के रिवीजन भी करो, मेहनत करो, और कोई उपाय नहीं है। निकलना चाहिए किसी कीमत पर इस बार बीपीएससी या जो भी परीक्षा आप देना चाहते हैं। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं कल, गुड नाइट।